नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की पहली खुराक सभी पात्र लोगों को लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने पर हिमाचल प्रदेश की सराहना की। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 69 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.44% हुई। प्रधानमंत्री कल सुबह शिक्षक पर्व को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए डिजिटल कृषि पर जोर दिया। सरकार ने कहा, वर्तमान खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,68,000 करोड़ रुपए की खरीद से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सभी नागरिकों से कम एक बच्चा गोद लेने की अपील की। रेलवे ने कम किराए वाली नई एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच शुरू की। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुहास यथिराज सहित कई भारतीय खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंचे। और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत से 3 विकेट दूर। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में प्रतिदिन 1.25 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जो विश्व के कई देशों की आबादी से कहीं अधिक हैं। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में पात्र आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों समेत सभी कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयास से ये उपलब्धि हासिल हुई है। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। मैं फिर एक बार जिन से मेरा संवाद करने का अवसर मिला और जिस प्रकार से सबने बातें बताई, इसके लिए मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने भी सभी पात्र लोगों को पहला कोविड टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और बाकी राज्य इसे हासिल करने के करीब हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य को कोविड के टीके की आपूर्ति निरंतर जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 69 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और कीर्तिमान बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड से लड़ाई में इसे एक और बड़ी उपलब्धि बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि कल 38,948 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय देश भर में 4,04,874 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 43,903 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3,21,81,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.44% है। अब तक देश में 53 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड जांच की गई है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 68 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 5 करोड़ 8 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और 1 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड का जीनोम अनुक्रमण और विश्लेषण तेजी से बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में कोविड संक्रमण के बढ़ने के साथ ही अनुक्रमण में तेजी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष फरवरी में महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अनुक्रमण में वृद्धि हो गई थी। महाराष्ट्र के 14 जिलों में और पंजाब के 10 जिलों में अनुक्रमण कार्य में तेजी आई थी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि वे नवंबर के अंत तक सभी पात्र लोगों को पूरी तरह टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि 18 साल के ऊपर आयु वाले सभी को इस महीने के अंत तक पहला टीका मिल जाना चाहिए। मंत्री ने कहा है कि आज जिला प्रशासन से कोविड टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट योजना का अनुष्ठान और अस्पताल की मरम्मत से जुड़ी जानकारी भी ली गई। केरला में निफा वायरस का मालूम होना और इससे 12 साल के लड़के का मृत्यु होने पर डॉक्टर सुधाकर ने कहा है कि वायरस राज्य में न आने देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। तीसरी लहर के रोकथाम के लिए भी कदम उठाया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शिक्षक पर्व संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए भारतीय संकेत भाषा डिक्शनरी, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष शिक्षक पर्व का विषय है गुणवत्ता और संधारणीय स्कूल, भारत में स्कूलों से प्रवीणता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय की पहल और योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि कृषि से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। डिजिटल कृषि की चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों ने कर्नाटक मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया। श्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार किया है और इसे इस वर्ष दिसंबर तक राज्य सरकारों की सहायता से बढ़ाकर 8 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि कृषि ढांचागत कोष, किसान उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों, मंडियों और स्टार्टअप की स्थापना से आसानी से ऋण मिलने लगेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि निर्यात की वृद्धि के कारण भारत विश्वस्त निर्यात भागीदार के रूप में उभर रहा है तथा कृषि निर्यात के सुधार की और आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि मौजूदा जारी खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए मूल्य की फसलों की खरीद से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। कल तक 889 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई, जबकि पिछले साल समान अवधि में लगभग 764 लाख टन की खरीद हुई थी। धान की खरीद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रबी की 433 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई, जबकि पिछले साल 390 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 85,403 करोड़ रुपए की खरीद से 49 लाख से अधिक किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से अधिक तेजी से सुरक्षित और अधिक टिकाऊ सड़क ढांचा विकसित किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि देश को विश्व स्तरीय सड़क ढांचा प्रदान करना हमारा सामूहिक मिशन है। केंद्रीय मंत्री ने सड़क डिजाइन और निर्माण के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने के दृष्टिकोण, पर्यावरण अनुकूल सड़कों के निर्माण, उद्योगों के हित में दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों की सुरक्षा और अधिक गति की नई प्रौद्योगिकी और तीव्र निर्माण पर बल दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर पुराने फोटो की जगह मौजूदा फोटो बताने के लिए आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब भी देश में झूठ और धोखे की राजनीति की बात होगी तो उसमें राहुल गांधी जरूर शामिल होंगे। उन्होंने आज कहा कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर किसान आंदोलन की पुरानी फोटो को साझा कर उसे मौजूदा फोटो बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी झूठी तस्वीरों के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी भ्रम की राजनीति के माध्यम से, झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो राहुल गांधी हैज बिकम द पॉलिटिकल कुकू ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन पॉलिटिक्स। अपने परिश्रम नहीं करना और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करना, यह राहुल गांधी जी की आदत बन चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की पहली खुराक सभी पात्र लोगों को लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने पर हिमाचल प्रदेश की सराहना की। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 69 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.44% हुई। प्रधानमंत्री कल सुबह शिक्षक पर्व को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए डिजिटल कृषि पर जोर दिया। सरकार ने कहा, वर्तमान खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,68,000 करोड़ रुपए की खरीद से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करेंगे। महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सभी भारतीयों से कम एक बच्चा गोद लेने की अपील की। रेलवे ने कम किराए वाली नई AC 3 टियर इकोनॉमी कोच शुरू किया। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुहास यतिराज सहित कई भारतीय खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंचे और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत से 3 विकेट दूर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग। भारत ने अपनी अध्यक्षता में 4 प्राथमिकता के क्षेत्रों बहुस्तरीय प्रणाली का सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, टिकाऊ विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग तथा सदस्य देशों के बीच लोगों का संपर्क बढ़ाने का उल्लेख किया है। बैठक में कोविड महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी सहित कई प्रमुख हस्तियां बैठक में इस वर्ष के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक की दूसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी।
राष्ट्रपति और भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने आज गोवा में आईएनएस हंस पर भारतीय नौसेना की उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। राष्ट्रपति ध्वज राष्ट्र के प्रति युद्ध और शांति के समय असाधारण सेवा करने वाली किसी सैन्य इकाई को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। श्री कोविंद ने कहा कि नौसेना के जहाज देश में आपात राहत कार्य के दौरान मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये जहाज देशवासियों और कई मित्र देशों के नागरिकों को भी सहायता प्रदान करते हैं। The naval aviation has contributed through numerous humanitarian assistance and disaster relief operations, during which it has provided relief to fellow citizens, like the recently conducted rescue operations off Mumbai during Cyclone Taukte in May 2021. With missions like Operation Samudra Setu and Mission Sagar, the Navy was a key instrument of India's COVID outreach, delivering assistance and support to our maritime neighbors and partners in the Indian Ocean region. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से कम एक शिशु को गोद लेने की अपील की। मुंबई में गांधी सेवा मंदिर में पोषण अभियान कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि विश्व में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत में कोई भी बच्चा कुपोषण से पीड़ित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोषण अभियान ने क्रांति का रूप ले लिया है। जो बच्चा कुपोषित है वो बड़ा होकर अगर अपनी आमदनी देखे तो सुपोषित बच्चे के कंपैरिजन में उसकी आमदनी 20% कम होगी। इसका मतलब कुपोषण जीवन भर की चुनौती बन सकता है। अगर हम ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, तो ये संकल्प लें कि जब हिंदुस्तान में 100 साल हम आजादी का उत्सव मनाएंगे तब हिंदुस्तान कुपोषित नहीं होगा, हर बच्चा सुपोषित होगा। हम इस संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी ओर से योगदान देंगे तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, देश का ये स्वप्न साकार करने में हम सब सहभागी हो पाएंगे। रेलवे ने आज से कम किराए वाली नई AC3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है। ये सेवा आज पहली बार प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में शुरू की गई। नई AC3 टियर इकोनॉमी क्लास में 72 के बजाय 83 बर्थ होंगे और इसका किराया 3AC कोच के मुकाबले 8% कम है। नए कोच और शौचालय में विकलांगों के प्रवेश के लिए व्हील चेयर सुविधा भी उपलब्ध है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार और उसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने मराठा भूमि में कैसे पैर जमाए। हम शरद चंद्र बोस और विभाजन की यंत्रणा के बारे में भी बात करेंगे। 18वीं सदी के मध्य तक मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का सबसे प्रमुख विरोधी बन चुका था। अब अंग्रेज मराठा साम्राज्य को जीतना चाहते थे। जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई तो रघुनाथ राव ने पेशवाई हासिल करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी।
6 सितंबर 1774 को अंग्रेजों ने पुणे को पुनः जीतने में रघुनाथ राव की सहायता की, लेकिन अन्य मराठा शासकों के विरोध के कारण शीघ्र ही पेशवा को गद्दी से हटा दिया गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से फिर सहायता मांगी और मार्च 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंग्रेजों ने सॉल्सेट द्वीप और वसई किले पर नियंत्रण के बदले रघुनाथ राव की सहायता का वायदा किया। बाद में सूरत की संधि के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना को अंग्रेजों और रघुनाथ राव की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ा। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई की प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होता गया। आज शरद चंद्र बोस की जयंती भी है। उनका जन्म 6 सितंबर 1889 को ओडिशा में हुआ था। वे सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। 1911 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड चले गए। महान नृपेंद्रनाथ सिरकार के मार्गदर्शन में शरद चंद्र ने बैरिस्टर के रूप में बहुत प्रसिद्धि हासिल की। भारत वापस आकर उन्होंने सफल वकालत आरंभ की, लेकिन बाद में वो वकालत छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। तत्कालीन भारत के गृह विभाग की रिपोर्ट में उन्हें अपने भाई सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का फाइनेंसर बताया गया था। शरद चंद्र बोस ने 1929 में समाचार एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंट प्रेस एजेंसी। 1940 के दशक में उन्होंने द नेशन अखबार निकालना शुरू किया। कुछ वर्ष बाद शरद चंद्र राजनीति में भी शामिल रहे और विभिन्न पद संभाले। उनका विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है जो नैतिक रूप से गलत हो और राजनीतिक रूप से सही। यही जीवन भर उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहा। शरद चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वे माउंटबेटन योजना के प्रकाशन से पहले और बाद में भी विभाजन का लगातार विरोध करते रहे। इसी मुद्दे पर उन्होंने जनवरी 1947 में कांग्रेस छोड़ दी और फरवरी 1947 में विरोध आंदोलन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही शरद चंद्र ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और सीलोन के क्षेत्रीय संगठन की हिमायत की। वे एशिया के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एकता के भी समर्थक थे। यही नहीं, अगस्त 1947 में शरद चंद्र बोस ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी बनाई और 1949 में यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसने देश की सभी सोशलिस्ट ताकतों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शरद चंद्र बोस सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे आखिर तक विभिन्न तरीकों से विभाजन रोकने के प्रयास करते रहे और विभाजन के हर संभव विकल्प भी तलाशते रहे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद 4 वर्ष में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। स्थिति का प्रबंधन करने के लिए 6 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास के लिए नया मंत्रालय बनाया। लेकिन विभाजन के जख्म आसानी से नहीं भरे जा सकते। वो दर्द अब भी महसूस होता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। आज भारत की अधिसंख्य जनसंख्या ऐसी है जिसका जन्म भारत के रक्त रंजित विभाजन के बाद हुआ है, लेकिन उन्हें वो इतिहास याद रखना चाहिए जब मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका में लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार के अधिकांश मरीज और मौत का कारण डेंगू है। उन्होंने कहा कि कुछ मरीज स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पिरोसिस के कारण हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में श्री भूषण ने सुझाव दिया है कि बुखार के सभी मरीजों की डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पिरोसिस के लिए जांच कराई जाए। केंद्र ने केरल सरकार को सुझाव दिया है कि निपाह वायरस के मद्देनजर अस्पताल आधारित और समुदाय आधारित दोनों की निगरानी मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कोझिकोड में फैली बीमारी के मद्देनजर किए जाने वाले उपायों की सिफारिश की है। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रबोध भगत और रजत पदक विजेता सुहास यतिराज सहित कई भारतीय पैरा एथलीट आज स्वदेश लौट आए। नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीतने में कामयाबी पाई। ओवल में भारत इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर है। 368 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने चायकाल तक 8 विकेट पर 193 रन बना लिए थे। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने आज नई दिल्ली के प्रेस क्लब में बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। डॉक्टर महमूद ने कहा कि इस पहल से भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने बांग्लादेश देश के मुक्ति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसकी मदद के बिना बांग्लादेश को मुक्त कराना संभव नहीं था। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ राहत उपायों के लिए केंद्र से 3,763 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग की है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि पटना में केंद्रीय दल के साथ बैठक के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आरके सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर है। दल ने आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित बाढ़ प्रभावित जिलों का विमान से सर्वेक्षण किया। इस बीच दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों सहित 24 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2000 से अधिक गांवों में 30 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू तथा लेह में और गिलगित तथा मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में बादल छाए रहेंगे, वर्षा हो सकती है। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए प्रतिनिधियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में फिल्मोत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों को आमंत्रित किया है। इसका विवरण dff.gov.in पर उपलब्ध है। 52वां फिल्मोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। 51वां फिल्मोत्सव गोवा में जनवरी में आयोजित किया गया था। कोविड महामारी के कारण फिल्मोत्सव हाइब्रिड माध्यम से हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की पहली खुराक सभी पात्र लोगों को लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने पर हिमाचल प्रदेश की सराहना की। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 69 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.44% हुई। प्रधानमंत्री कल सुबह शिक्षक पर्व को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए डिजिटल कृषि पर जोर दिया। सरकार ने कहा वर्तमान खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,68,000 करोड़ रुपए की खरीद से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सभी भारतीयों से कम एक बच्चा गोद लेने की अपील की। रेलवे ने कम किराए वाली नई एसी 3 टियर इकोनॉमी शुरू की।
टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुहास यतिराज सहित कई भारतीय खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंचे और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत से 2 विकेट दूर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।